वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और मेडिकल सेगमेंट में आपको पता है आज हम बात करेंगे मस्कुलर पेन्स पे। ये कहाँ कहाँ किस किस वजह से होते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, टेंशन सीकिंग रीजंस भी होते हैं और रियल रीजंस भी होते हैं। हम रियल रीजंस पे ही बात करेंगे, बाकी रीजंस पे भी बात करेंगे। पोल का सवाल जो है वो मैं रिपीट करती चलूँ। हमारा पोल का सवाल है कि अगर किसी वजह से गॉड फॉरबिड डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे माँ के पास रहने चाहिए या बाप के पास? इसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके दे रहे हैं और हमारे पास जो है दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो है वो हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, अंकल सरी हॉस्पिटल में होते हैं, न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर लतीफ मियां। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, अभी आ रहे हैं हम आपकी तरफ। सर के साथ जो है दूसरे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, वो दूसरे डॉक्टर साहब जो हैं बाहर बहुत ज़्यादा, मुल्क से बाहर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आजकल वो हमारे पास हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम उनसे फ़ायदा उठाएं। और वो वैसे तो जनरल फिजिशियन भी है लेकिन बहुत ज़्यादा उनके जो कह रहे हैं ही हैज़ अ वास्ट नॉलेज टुवर्ड्स एवरीथिंग। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल। ओके, अब इससे पहले कि हम सर से जो है मस्कुलर पेन पे बात करें, हम पोल का सवाल पूछेंगे। बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। लेकिन सर आ जाती है ना, क्या कर सकते हैं? आ जाती है, जो अवेयरनेस आती जा रही है। जो पहले लोग कंप्रोमाइजेस कर लेते थे, लेकिन माँ का हक पहला है। माँ का हक पहला है। मेरी कैटेगरिकल राय ये है कि बच्चे माँ के पास रहने चाहिए। जी हाँ, सही। लेकिन सर फाइनेंशियली देखिए उसको तो लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप की, वो तो देगा। हमारा कानून सब यही कहते हैं। तुम बच्चे ना मुझे दे रही हो ना बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो मैं तो नहीं, तुम खुद ही ये बात संभालो। नहीं है कि जब ये शादी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि शादी तो खत्म नहीं, खत्म हुई ना पहले। उस वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। अगर बच्चे होंगे, जब तक बच्चे बालिग नहीं होते माँ के पास रहेंगे, उसका हक जो है, उसकी तनख्वाह, बालिग होने के बाद बच्चे डिसाइड करेंगे। फिर बच्चे डिसाइड करेंगे कहाँ बच्चा तो फिर माँ के पास ही रहेगा। फिर क्यों है? माँ का अज़मत अल्लाह ने जाएगा बाप के पास। देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि माँ या बाप, आपने 3 मरतबा फरमाया माँ। तो इसका मतलब है माँ का रुतबा बुलंद है। सही। तो ये तो इस पे डिबेट ही भी नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम चांसेस, हाँ खुदा न खास्ता, विच इज़ वेरी रेयर, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हर कोई मुत्तफिक है कि बच्चे माँ के पास नहीं रहने चाहिए, फिर रो जाए, विच इज़ वेरी रेयर। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन इट, विच इज़ वेरी रेयर। तो फिर माँ को नहीं देने चाहिए। लेकिन 99.9% हक माँ का है, इसलिए तो माँ का। ये तो है। और सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो सारी दुनिया में है और इस्लाम भी यही कहता है कि बच्चा जो है वो अगर ऐसी बात नौबत आ जाती है तो माँ के पास होना चाहिए बच्ची को, जब तक बालिग नहीं होता है। वो क्या लड़का 7 साल तक रहेगा तो लड़की 12 साल तक रहेगी, इस तरह का भी ऐसी बात भी है ना? नहीं ऐसी बात नहीं। 18 साल के कम उम्र तक बच्चे माँ के पास रह सकते हैं और जब तक बालिग नहीं होते हैं। और 18 साल के बाद वो बच्चे खुद ही डिसाइड करेंगे कि माँ के पास जाते हैं या बाप के पास जाते हैं। ये तो फिर हमारी कॉमन सेंस हो जाती है कि एक बच्चा जो जिसे ऑल हिज हर लाइफ जो है माँ के पास रहता है वो माँ के पास रहना ही प्रेफर करता है। बहुत ही कम कोई बच्चे होते हैं जो शायद ये कहते हैं कि बाप के पास रहना है। बट आप इसमें ये नहीं कर सकते कि उसका बाप से एक्सपोजर जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें, उससे ना मिलने दें या उनके पास ना, ये नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फेयर। वो बेचारा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है ना, तो वो अपने बच्चे समझ के कर रहा है ना। डॉक्टर साहब एक बात शेयर करता हूँ, मिर्जा अदीब का हमने पढ़ा। वो कहते हैं बचपन में मेरा बाप तो मुझको डांटता रहता था, बड़ा डांटते थे, माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा। एक दिन मैंने तय किया कि माँ को इतना तंग करूंगा कि मुझे डांटेगी। अच्छा। उसने मुझे काम कहा, मैंने काम नहीं किया। उसने मुझे खाना खा, फलां चारपाई पर बैठकर खाओ, मैं जमीन पर बैठने लग गया। सारा दिन मैंने माँ को तंग किया। आखिर रात को मेरी माँ आके मुझको रोने लग के मुझे गले लगा लिया, बेटा खैरियत है? हाय। डांटा फिर भी नहीं। ये है माँ और बाप में फर्क। बाप तो 2 बार में लेर लगा देता है। कहते मैंने डेलिब्रेट एफर्ट की कि माँ को इतना तंग करूं। मिर्जा अदीब बहुत बड़े अदीब हैं हमारे रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने इतना तंग किया, मिट्टी का दिया उन्होंने किताब में लिखा कि मैंने इतना तंग किया माँ को कि कुछ कहे तो मुझे तो कुछ डांटे, नहीं डांटा। आखिर में कहा बेटा खैरियत है, आज तुम बड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो। एक्चुअली सर ये पता है सिर्फ माँ के, आई विल टेल यू, ये जो साइकोलॉजी है ना हर फीमेल की है। आप उससे तंग करेंगे ना तो वो, आप अपनी वाइफ के साथ भी करके देख लें, आप अपनी वाइफ के साथ तंग करके देखें उसको, वो आपको कुछ नहीं कहेगी सारे दिन और आपको रात को क्या पूछेगी, आज आपकी तबीयत ठीक है, कोई चीज है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी? तो ये तो अल्लाह ने उनका जेनेटिक मेकअप भी ऐसा बनाया नहीं, वो है ही हसास है, औरतें हसास है। कुछ ज्यादा ही। बच्चों को पढ़ाते हुए मारती हैं,
फिर खुद ही उसको प्यार करने लगती है, तो खुद ही रोने रोने भी लग जाती है लगती कि है आप मेरे क्यों नहीं बच्चे पढ़ रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो यही तो ये तो है, यही तो एसेट है हमारा, सोशल कैपिटल है। एग्जैक्टली। अब मस्कुलर पेन पे आ जाते हैं। चलिए सब देखिए, मसल्स हमारी बॉडी में कितनी टाइप के हैं? जी मसल तो हमारे यहाँ सारी बॉडी एक लिहाज से बोन्स और मसल की बनी हुई है, टिश्यू है, फाइबर्स है। ज़्यादातर स्केलेटल मसल हैं और स्मूथ मसल हैं। स्केलेटल मसल जो हमारी बॉडी के बाहर के हिस्से के हैं, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम सारी चीज़ें हैं। स्मूथ मसल जो विसरास, जो हमारे अज़ा हैं, उनके अज़ाए रईसा और अज़ाए शरीफा जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे स्मूथ मसल्स हैं। बाकी स्केलेटल मसल्स हैं, ये जो आम मसल्स हैं जिससे हम चलते हैं। जो ज़्यादातर पेन हमारा मोस्टली जो होता है वो स्केलेटल मसल्स का है। स्मूथ मसल्स का भी पेन है, जो पेट में दर्द हम कहते हैं, या छाती का दर्द है, या दूसरे दर्द हैं। ज़्यादातर जब हम मस्कुलर पेन कहते हैं तो हम बाहर के स्केलेटल मसल्स का स्केलेटल मसल्स की बात करते जी हैं। हाँ। मतलब दिल के दर्द को आप, वो भी मसल है वैसे, मसल है, बिल्कुल लेकिन है। हम उसको मस्कुलर पेन नहीं कहेंगे। अच्छा, एक मैं इसको आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दिल के दर्द को मस्कुलर पेन कह के छोड़ दिया जाता है, लगता है इनिशियली ऐसे है। लेकिन नहीं। अब देखिए, हर चीज को हम कोरिलेट करते हैं। मरीज की एज देखते हैं, मरीज की सेक्स देखते हैं, मरीज की कंडीशंस देखते हैं, History कोमॉर्बिडिटीज देखते के, हैं, डायबिटीज तो हाँ। नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर जो नहीं है। एक 40 साल का मरीज आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है। हम कह रहे हैं अगर कि ये मस्कुलर पेन है तो वो यार क्रिमिनल भाई। Right. 40 से अबव छाती में पेन मस्कुलर पेन नहीं कहें, अनटिल अनलेस उसकी ब्लड प्रेशर चेक करें, उसका शुगर चेक करें, उसकी ईसीजी होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, आखिर में हम मस्कुलर पेन कह के इसको खत्म करें। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, फिर हम इस पे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस रियाज बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस रियाज, रियाज, कैसी हैं आप मिसेस रियाज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राफिया, आप कैसी हैं? मैं तो आपको कैसी लग रही हूँ? नींद में तो नहीं लग रही ना? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, रोजाना बहुत अच्छी लग रही होती है। अच्छा, मतलब मैं कहने में सेहत दे रोजाना मोटी होती जा रही है। अच्छा मिसेस रियाज, हमारे पोल का जवाब दीजिए। हाँ राफिया, मतलब प्रेफर तो माँ को ही मैं दूंगी, क्योंकि जाहिर है जो बेटर मतलब तरबियत माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता है। हाँ, अगर माँ शादी करना चाहती है तो वो बेहतर है बच्चे फिर बाप के पास रहें। तो बाप शादी करना चाहते हैं तो फिर वो दोनों फिर कंप्रोमाइज कर लें कि बच्चे कभी उधर हो जाए, कभी उधर हो हाय जाए अल्लाह, ना। बच्चे तो गए, फिर बच्चे तो पागल हो गए इधर उधर में। ऐसी सर्कमस्टांसेस आनी नहीं चाहिए ना। अब क्या कर सकते हैं, अगर लाइफ में किसी की लिखा हुआ है, ये सब तो अल्लाह की तरफ से ही होता है ना। तो अगर किसी की लाइफ में स्ट्रगल लिखी होती है तो उन बच्चों को तो बेचारों को फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। लेकिन वो खुद नहीं कभी भी ऐसा काम करेंगे। अगर वो इस तरह के पेरेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, तो वो खुद कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ये तो है, ये तो है। ना? अच्छा जी, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? आज हम मस्कुलर पेन हाँ, की मैं बात। मस्कुलर पेन से बात कर रहे हैं ना, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबान। ताइबान। वालेकुम अस्सलाम। रात जब मतलब टेंशन होती है किसी भी शख्स को, तो वो ऐसा लगता है कि दिल में पेन हो रहा है। क्या ये मस्कुलर पेन होता है? और जैसे ही टेंशन रिलीज होती है तो वो दिल का दर्द या जो है वो जो सडनली थोड़ा सा महसूस होता है कि आगे से दिल बैठ सा रहा है। तो अच्छा, ये जो आपका दिल बैठ रहा होता है, इसमें आपको थोड़ा सांस लेने में भी मुश्किल होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ टेंशन के वक्त होता है। जैसे टेंशन रिलीज होती है, मिसाल के तौर पर कोई घर में प्रॉब्लम हो गई है, उस वक्त ऐसा महसूस होता है दिल एकदम से बैठ गया, क्योंकि वो रीजन का हल नहीं मिल रहा होता है ना, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। जैसे ही सोल्यूशन मिलता है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, मतलब अपनी धड़कन भी बिल्कुल सही हो जाती है अगर तेज हुई होती है। तो क्या ये मस्कुलर पेन में आएगा? हम आपको अभी बता रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो अल्लाह मच फॉर कॉल। अल्लाह हाफिज। और सब इस पे अच्छा, आप थोड़ा सा ये इन्होंने जो कहा है कि ये पेन हो जाता है, टेंशन होने से हो जाता है, ये कोई ऐसी वजह से हो जाता है, सोचने से होता है, ये एक्चुअली इसे मस्कुलर पेन है, ज़रूर मस्कुलर पेन है। और टेंशन से मस्कुलर पेन कहते हैं। और हार्ट का जो जहाँ तक मकसद है, तो जो चेस्ट पेन जो है, ये बहुत पेशेंट आते हैं जिसको कहते हैं कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं। तो ये है जो है ये मस्कुलर पेन है, मगर उसको मस्कुलर पेन करके डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसको यह है कि ईसीजी उसका होना चाहिए। और ईसीजी जब सिचुएशन में बताया ना कि टेंशन में होती है, और जैसे टेंशन का इफेक्ट खैर खत्म, टेंशन होता है। हाँ, तो ये तो टेंशन करके हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं कि अगर कह दिया भाई टेंशन से आपको मस्कुलर पेन हो रहा है और ये फला हो रहा है, वो तो एक तो हो गया, मगर कायदे के हिसाब से ये हुआ कि उसका ईसीजी पहले होना चाहिए। और अगर ईसीजी नॉर्मल है
तो फिर आप उसको कहें फिर आप मस्कुलर उसका पेन muscular है pain या एंग्जाइटी न्यूरोसिस है या एंग्शियस कर रही है या फिक्र है फलां है, तो उसको मसल पेन हो रहा है चेस्ट में। ठीक मगर है। कायदा तो ये है कि ये सब चीज़ें मसल, एक तो इसको फंक्शनल कहते हैं और नॉन फंक्शनल पेन कहते हैं। तो आपका फंक्शनल पेन जो है, ये फंक्शनल पेन तो आदमी को किसी हिस्से में भी हो सकता है, जिसमें के कहीं पर भी हो सकता है, जिसको कहते हैं फंक्शनल पेन। कभी वो उसको मतलब कि नॉन ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक, तो वो आदमी वो कहेगा कि भाई मुझे पीठ के पास पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, मगर एक्चुअली वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं कि ये दर्द किस वजह से हुआ है, जिसको कहते हैं फंक्शनल पेन। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग ऐसे इस तरीके के कहते हैं कि हमें पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और फलां हो रहा है, तो आप इसकी हिस्ट्री लीजिए और हिस्ट्री लेने के बाद आप इस नतीजे पहुँचिए कि अगर एक आदमी वो 10 तरीके का दर्द 10 तरीके से वो बीमारियां बता रहा है पेन के मुतालिक, और वो कॉरिलेटेड नहीं हो रहा है आपके किसी डिजीज से, तो और उसके बाद वो डिजीज से कॉरिलेटेड नहीं होता और 10 तरीके से वो बात बता रहा है, तो आप यूँ समझे कि ये जो पेन है ये पेन फंक्शनल है, यानी उसका कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है। तो दैट वाज एक्चुअली वो आप उसको समझिए कि इसकी वो टेंशन में वो पेन उसको महसूस हो रहा है, एंग्शियस में पेन महसूस हो रहा है। इस तरीके का हम उस पेशेंट को जब आता है तो इस तरीके से रखते हैं। मगर ये नहीं होता कि हम उसको कह दें यार तुम्हारा वो जाओ पेन अभी ठीक हो जाएगा, है? जाओ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते। मगर उसको कई दफ़ा आप हिस्ट्री लेंगे, 1-2 दफ़ा उसको बुलाएंगे, देखेंगे, अगर वो वाकई उसको एंग्जाइटी की दवाई आप भी दिया फिर भी उसके पेन रिलीफ नहीं हो, देन यू हैव टू बी डायग्नोज एंड यू हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सही। अच्छा सर, इस पे और बात करते हैं ना, वो एक ब्रेक का वक्त हो गया है। छोटी सी ब्रेक के व्यूअर्स अभी आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।